नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो का हम तीसरा पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके पहले केमिस्ट्री का 2 पार्ट जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उसको देख चुके हैं। तो अगर आप 2 वीडियो पिछले वाला नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। एनालिसिस देखना, किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना उस एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप भी बिहार में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हों तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं। कल हमने देखा था चारकोल तक, आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं चारकोल क्या है। चारकोल यह काला भूरा सछिद्र ठोस पदार्थ है। काला होता है, भूरा होता है, सछिद्र ठोस पदार्थ है। लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल एवं अन्य वाष्पित पदार्थों को निकालकर बनाया जाता है। लकड़ी जो है, लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल एवं अन्य वाष्पित पदार्थों को निकाल के चारकोल बनाया जाता है। इसको लकड़ी का कोयला है। इसकी क्रिया उष्मा विघटन पायरोलाइसिस कहलाती है। उष्मा विघटन। अब देखते हैं ग्लिसरॉल। यह तेल और वसा में पाया जाता है। ग्लिसरॉल कहाँ पाया जाता है? तेल और वसा में पाया जाता है। यह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? क्वेश्चन है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो इसमें ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो आइए एनालिसिस को देखते हैं। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में वनस्पति तेल को उच्च तापमान और दबाव के तहत हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है। हाई टेम्परेचर एवं प्रेशर के तहत हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है वनस्पति तेल को। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकल उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निकेल जो है ये एलिमेंट है जो उत्प्रेरक के रूप में उपयुक्त किया जाता है वनस्पति तेल में। वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन है। तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यही तो मेन है, तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण, आप देखते हैं क्रिस्टल या क्रिस्टलीकरण। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, क्रिस्टल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी रसायन को तरल विलयन से ठोस अवस्था में बदला जाता है। ये क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड में। क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को क्रिस्टल या क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं या सोलिडिफिकेशन कहते हैं, यानी ठोस बनाना, सोलिडिफिकेशन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता है? किस में नहीं होता है? बेकिंग सोडा में, खाने वाला सोडा में। देखते हैं आगे। क्रिस्टलीकरण का पानी उन पानी के अणुओं को संदर्भित करता है जो नमक क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं। जिस पानी को रासायनिक रूप से क्रिस्टल संरचना में जोड़ा गया है उसे क्रिस्टलीकरण का पानी कहा जाता है। आगे देखते हैं संघनन। वर्षा जल भी एक प्रकार का संघनन है। संघनन तब होता है जब वाष्प का तापमान उससे संतृप्त तापमान से कम हो जाता है। तो संघनन देखते हैं। संघनन क्या है? वाष्प को जल में बदलने की प्रक्रिया है। यह वाष्पन के विपरीत होता है। जैसे वाष्प में क्या होता है? द्रव से गैस बनता है वाष्पन में, लेकिन संघनन में क्या होता है? गैस से द्रव बन जाता है। जैसे वर्षा जल होता है तो ये संघनन ही है। वर्षा जल में क्या होता है? पहले पानी जो है वाष्प भाप बन के बादल बनते हैं, बादल से फिर संघनन होके जल के रूप में बरस जाते हैं, इसलिए वर्षा जल भी एक संघनन है। संघनन तब होता है जब वाष्प का तापमान उसके संतृप्त तापमान से कम होता है
वाष्प का तापमान उसके संतृप्त के तापमान से कम होता है तो संघनन होता है। संघनन क्या है? संघनन क्या है ये बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। वाष्प का द्रव रूप में परिवर्तन ही संघनन है। जैसे भाप जो है उसको पुनः पानी में लौटना संघनन है। वाष्पन, वेपोराइजेशन, द्रवण, मेल्टिंग, हिमकरण, फ्रीजिंग, इसको भी देख लेते हैं हम। वाष्पन क्या है? किसी द्रव को उसके वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया। जैसे पानी है, पानी का भाप बन जाना वाष्पन है। द्रवण क्या है? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया। जैसे कोई ठोस है वो लिक्विड बन गया, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पानी के रूप में बदल गया तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग यानी द्रवण। और हिमकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिससे तरल पदार्थ ठोस में परिवर्तन हो जाता है। ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे हिमकरण कहते हैं। जैसे पानी है, पानी क्या है? बर्फ़ में बदल गया, ठोस हो गया, उसको हिमकरण यानी फ्रीजिंग कहते हैं। आइए नीचे देखते हैं। पानी का बर्फ़ में बदलना क्या है? हिमकरण है, बता तो दिया है। इसका ऑक्सीकरण सदैव एक होता है। किसका ऑक्सीकरण सदैव एक होता है? कार्बन का, फ्लोरीन, ब्रोमीन का, वन का। तो इसमें किसका ऑक्सीकरण सदैव एक होता है? तो देखिए -1 सदैव फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का। तो किसी भी परिस्थिति में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या नहीं बदलता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हमेशा अधिक होती है। फ्लोरीन हैलोजन समूह का पहला तत्व है। फ्लोरीन समूह के तत्वों के ग्रुप 17 में रखा गया है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, -2। पर पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या करता है? दोहरा बंधन बनाता है, बहुबंधन बनाता है, एकल बंधन बनाता है, 13 बंधन बनाता है। देखिए बॉन्डिंग 4 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल और बहुबंधीय। तो इसमें कार्बन जो है लगभग 95% कार्बन बहुविधि बंध बनाता है। लगभग 95% कार्बन जो है बने होते हैं, क्योंकि कार्बन की बहुबंध यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन के साथ जब कोई अन्य तत्व रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार नहीं होता है तो कार्बन खुद ही अपने परमाणुओं के साथ बंधन बनाना शुरू कर देता है। इसलिए कार्बन जब भी बनाता है मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है, इसको किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, खुद बॉन्डिंग बनाने लगता है। कार्बन अपने आप के साथ सबसे अधिक बंधन बना सकता है, क्योंकि कार्बन एकल बंध, द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन में पाए जाते हैं। अब देखिए श्रृंखलन देखते हैं। श्रृंखलन और वलय बनने के लिए किसी तत्व के परमाणुओं को स्वतः जुड़ना कैटेनेशन कहलाता है। कार्बन में कैटेनेशन सबसे आसानी से होता है। अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बड़ी श्रृंखला और संरचनाओं के निर्माण के लिए सहसंयोजक बंधन स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पीएच एक संक्षिप्त नाम है, किसका? पीएच किसका संक्षिप्त नाम है? हाइड्रोजन को पावर, हाइड्रोजन की संभावना, हाइड्रोजन की स्थिति, उपरोक्त में कोई नहीं। तो हाइड्रोजन का पावर जो है पीएच का संक्षिप्त नाम है। एच हाइड्रोजन का पावर, पी से पावर। किसी द्रव में अम्लीयता या क्षारीयता को पीएच से मापा जाता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी, हमने पहले ही बात कर चुका है। पीएच, जिस जल का पीएच मान कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है तथा अम्लीयता अधिक होती है। अम्ल के पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन 7 होता है। मान लीजिए ये पीएच स्केल है तो बीच में 7 होता है। अगर अम्लीय है तो इधर एसिड होगा, क्षारीय है तो इधर बेस होगा। ठीक है, ये हमने पहले ही बात कर चुका है। वर्षा जल शुद्ध होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, जो उदासीन होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा है? शहद की मक्खी का विष कैसा है? अम्लीय है। शहद की जो मक्खी है उसकी विष जो है कैसा है? फॉर्मिक एसिड उसके डंक में होता है, जो अम्लीय है। आइए डिस्कशन देखते हैं। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलिटिन मौजूद होता है।
मक्खी का जहर एक महत्वपूर्ण हथियार है जिसका उपयोग मधुमक्खियाँ आत्मरक्षा के लिए करती है। यह पेट की गुहा में जहर ग्रंथियों में उत्पन्न होता है। मधुमक्खी अपने डंक से जहर इंजेक्ट करती है। शहद की मक्खी का विष एपिटॉक्सिन एक रंगीन द्रव्य होता है। इसका नाम क्या है? इस विष का नाम है एपिटॉक्सिन। यह रंगीन द्रव्य होता है जो प्रोटीन का बना होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। याद रखने वाला है। मधुमक्खी, भौरा, चींटी आदि के डंक में HCOH जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवा बनाई जाती है। इसको हमेशा याद रखिएगा। गठिया रोग की दवा किस एसिड से बनाई जाती है? फॉर्मिक अम्ल से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शहद के मक्खी एक विशेष प्रकार के नृत्य द्वारा गमन करती है जिसे वागल नृत्य कहा जाता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज को सबसे मीठा शुगर कहा जाता है। फ्रुक्टोज सबसे मीठा शुगर है। इससे मीठा कुछ नहीं होता है दुनिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के सिर्फ 2 मान संभव है। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है, +1/2 या -1/2। इसको याद रखिएगा। इसके मानों के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का चक्रण दर्शाया जाता है। अगर चक्रण का क्वांटम संख्या +1/2 तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमेगा। प्लस में रहेगा तो क्लॉकवाइज, माइनस में रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर किस परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या के 4 तरह के होते हैं: प्रधान क्वांटम, दिगांशी क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम, चक्रण क्वांटम, स्पिन क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम, एजीमुथल क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम। यह इलेक्ट्रॉन के देखिए, अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं चारों क्वांटम के बारे में। ये क्वांटम संख्या है और इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधान यानी प्रिंसिपल क्वांटम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम क्या है? यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा त्रिज्या को व्यक्त करता है। प्रिंसिपल क्वांटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और त्रिज्या को। दिगांशी एजीमुथल क्वांटम क्या करता है? यह उप कक्षा का आकार निर्धारित करता है। यह उप कक्षा का आकार निर्धारित करता है। और मैग्नेटिक क्वांटम क्या करता है? यह उप कक्षा की गति को बताता है। उप कक्षा की गति को बताता है। जो परमाणु में होता है, एटम में कक्षक होते हैं, उप कक्षक होते हैं, तो वहीं उप कक्षक की गति को बताता है। याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम यानी प्रधान क्वांटम ऊर्जा और त्रिज्या को व्यक्त करता है इलेक्ट्रॉन की, और यह उप कक्षक का आकार निर्धारित करता है एजीमुथल। और चुंबकीय क्वांटम क्या करता है? मैग्नेटिक क्वांटम उप कक्षक की गति को बताता है। चक्रण क्वांटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की गति चक्रण को प्रदर्शित करता है। तो यह याद रखिएगा चारों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है तो इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसमें M संयोजकता है, 2 है। इसके अतिरिक्त क्लोराइड सूत्र MCl2 है। तो HPO4 को हाइड्रोजन फॉस्फेट कहा जाता है। यह एक बहुपरमाणुक आयन है जिसका सूत्र MPO4 है। इसका सूत्र PO3OH2-1 के रूप में लिखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें sp संकलित कार्बन है? CH4, C2H4, C2H2 और C3H8। तो इसमें आंसर होगा C2H2। ये कार्बन sp3 संकलित है। C2H2 एसिटिलीन है, अतः इसमें sp संस्करण होते हैं। इसके रैखिक संरचना होती है। बंधन कोण 180 डिग्री होता है, 180। एल्केन में sp3 संकलित होती है। आइए, एल्कीन में sp2 संकलित होती है, संकलित कार्बन होती है। एल्काइन में sp संकलित कार्बन होते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n। एल्केन को CnH2n,
एल्कीन का CnH2n+2, देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें +2 हो जाएगा, एल्केन में 2 हो जाएगा, एल्कीन में कुछ नहीं जुटेगा और एल्काइन में -2 हो जाएगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो कीन में कुछ नहीं, केन में 2 और काइन में -2, कीन में कुछ नहीं, केन में 2 और काइन में -2, याद रखिएगा। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें +2 होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं जुड़ता और इसमें माइनस हो जाता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन एकल बंधन से जुड़ा होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन द्विबंधन से जुड़ा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा पहले ही बता चुके हैं, खाने का और धोने का। खाने का सोडा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा क्या है? बेकिंग सोडा है, इसका व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा। देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जिसमें बाई लगा रहता है वही खाने वाला सोडा होता है। और धोने वाला सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 इसका सूत्र है। व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा है। इसका प्रयोग पेंट की अम्लीयता को दूर करने के लिए अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। धोन सोडा, देखिए धोन सोडा Na2CO3 × 10H2O, ये दोनों फार्मूला याद रखिए, खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा का। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई लगा है तो इसका मतलब खाने वाला सोडा है, ठीक है। कपड़ा धोने में किसका उपयोग होता है? कपड़ा धोने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, जिसे धोन सोडा बोलते हैं। साधारण नमक भी देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी देख लेते हैं। साधारण नमक को NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसका व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा है। इसका रासायनिक सूत्र NaOH सोडियम कार्बोनेट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? KNO3। इसका इस्तेमाल, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? इसका व्यापारिक नाम बिना बुझा हुआ चूना है, CaO। बिना बुझा हुआ चूना CaO। देखिए कमरे के तापमान पर सफ़ेद कास्टिक क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका उपयोग कीटनाशक और औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट, कागज, स्टील आदि के निर्माण में किया जाता है। बिना बुझा हुआ चूना। देखिए आगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। यह कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर प्राप्त होता है। इसका कोई रंग नहीं होता है, सफ़ेद पाउडर की तरह होता है। इसका उपयोग सफ़ेदी करने में, चीनी बनाने में, सीवेज उपचार में, ईंट और पत्थरों को जोड़ने के पेस्ट के रूप में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम संगमरमर खड़िया है। इसका CaCO3 होता है। इसको बोलते हैं चूना पत्थर, लाइमस्टोन भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एसिटिलीन गैसों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहा जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन लौह का उपयोग किस धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम और सीसा और मैग्नीशियम के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनमें किसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है? CaO है, CaSO4 × 12H2O, CaCO3, CaNO3/2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? CaSO4 × 12H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 × 12H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमिड हाइड्रेट
इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने, छतों की दीवारों को चिकना बनाने में होता है। जैसे मान लीजिए हाथ टूट गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट, देखिए इसको जिप्सम भी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो इसके बारे में देखते हैं हम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं इसको, जिप्सम को। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में अमोनिया सल्फेट में के रूप में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 है। इसका उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, सीमेंट के उपयोग में किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है। CaO, बिना बुझा हुआ चूना। परमाणु के नाभिक में होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, PN होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में उपस्थित कणों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नाभिक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट फोर्ड ने किया था। प्रोटॉन के बारे में देखते हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन देखेंगे। प्रोटॉन क्या है? इसका खोज गोल्डस्टीन ने किया था, जबकि रदरफोर्ड ही प्रोटॉन का नामकरण किया था। तो याद रखिएगा, इस प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। इसका इकाई विद्युत धन आवेश होता है, +1 × 6022 × 10⁻⁻19 D से। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। ये होता है कूलम आवेश। +1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? चैडविक ने किया था। देखिए, इसको याद रखिए, PEN, ये हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और इसको GTC, G से गोल्डस्टीन, तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। न्यूट्रॉन को देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों के बौछार के द्वारा की थी। यह एक वैद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। इन दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन का होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों जो है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में। तो परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। सबसे हल्का कण किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन जो कक्ष में चक्कर लगाता है, परमाणु के कक्ष में। इलेक्ट्रॉन यह परमाणु के अंदर अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इस पर कोई ऋण आवेश नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसमें 0 आवेश होता है, 0 अंडा। सॉरी, इस पे इकाई ऋण आवेश होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन 0 होता है। सॉरी, इसको याद रखिएगा, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, जो ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन के नाभिक में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट कक्ष में चक्कर लगाता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है।
आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत कण को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन धनावेश युक्त इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डेविड एंडरसन ने की थी। यह परमाणु में पाया जाने वाला मौलिक कण है। यह धनावेश युक्त इलेक्ट्रॉन है। इसके गुण इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, किंतु दोनों में अंतर है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है और पॉजिट्रॉन धन आवेश कण है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के समान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान अर्थात 9.10 × 10⁻31 जो पहले द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, वही पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो ये होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका आंसर होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ये डिस्कशन को देखते हैं। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धता नमी सोखती है। मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट MgCl2 × 6H2O भी सोडियम क्लोराइड की तरह मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaCl2, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र KCl है और सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 है। इसको याद रखिएगा। इसे अक्सर खनिज थेनाराडाइट कहा जाता है, सोडियम सल्फेट को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? ये जो दिया हुआ है इसमें फास्फोरस का कौन अयस्क नहीं है? तो फास्फोराइट है, फ्लोयोरापाइटाइट ये भी फास्फोरस के अयस्क है। क्लोरापाटाइट ये भी क्या है? फास्फोरस के अयस्क है। लेकिन ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। इसके अलावा फास्फोराइट Ca3PO4 × 3OH ये फास्फोरस के अयस्क है। फ्लोयूरापाटाइट ये भी फास्फोरस के अयस्क है। CaGPO4 × 3 क्लोरएपेटाइट ये भी फास्फोरस के अयस्क है। CO3PO4 3Cl फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा एपेटाइट में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा किस में पाया जाता है? एपेटाइट में। नेक्स्ट देखते हैं। दांत एवं हड्डी में भी फास्फोरस होता है। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस कहा जाता है। यह काफ़ी ज्वलनशील होता है। श्वेत फास्फोरस क्या होता है? काफ़ी ज्वलनशील होता है। इसीलिए श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सोडियम भी काफ़ी ज्वलनशील होता है। तो सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, केरोसिन तेल में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बार बार पूछता है। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस अधिक ज्वलनशील होने के कारण इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। और सोडियम भी काफ़ी ज्वलनशील होता है। तो सोडियम को केरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल में बुड़ा कर रखा जाता है। तो बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एनालिसिस देखेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो लंबा हो रहा है तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अपनी रिव्यू कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। थैंक यू।